बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर का 3-4 मार्कर्स करेंगे, इधर 3 मार्क और 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो हम कोशिश करेंगे 3 से 4 पॉइंट करेंगे, क्योंकि 3 मार्क होगा तो 3 पॉइंट लिखना है, 4 मार्क होगा तो 4 पॉइंट लिखना है। तो क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जैसे हम जो है खुद को हेल्प करेंगे कि कम पढ़ के जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अटैम्प्ट कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है 3/4 मार्कर है, वो ये है डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड हम क्यों करते हैं, तो ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी के साथ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आता है, या तो डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पूछते हैं या सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज पूछते हैं। तो हम ऐसे आंसर करेंगे कि हम डिमांड पढ़ लिए तो सप्लाई अपने आप हो जाएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड हम क्यों करते हैं, कोई सा भी 3-4 रीज़न लिखना है और हर पॉइंट के लिए 1 मार्क मिलेगा। तो पहला चीज़, अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री जाना है तो उस केस में हमें जो है उस कंट्री का करेंसी चाहिए, तो ये एक रीज़न हो गया डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज का। उसी तरह जहाँ पर सप्लाई आएगा, फॉरेनर्स जब हमारे कंट्री में आएंगे तो उन्हें रुपी चाहिए होगा, तो फिर वो हमारा कंट्री का करेंसी लेंगे। तो इसी तरह जो है सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट हो गया। तो जो एक पॉइंट है वो टूरिज्म है। तो टूरिज्म यहाँ पे दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है कि टूरिज्म के कारण जो है फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड या सप्लाई होता है, क्योंकि जब हम जाएंगे तो हम डॉलर का डिमांड करेंगे, जब वो लोग आएंगे तो हमें डॉलर मिल जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई हो गया। तो एक पॉइंट हो गया 1 मार्क का। दूसरा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर हम यूएस से कुछ मंगाएंगे तो हमें उनके करेंसी में पे करना है, तो हमें जो है डॉलर का रिक्वायरमेंट होगा, हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज का। तो जैसे यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिखते हैं, सप्लाई के केस में सिर्फ एक्सपोर्ट वर्ड को ही याद कर लेंगे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो हमें डॉलर, पाउंड, यूरो में पे करेंगे, तो सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज का हो गया, हमारे कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज मिल गया। तो सप्लाई एक्सपोर्ट से होता है और इंपोर्ट से जो है डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज होता है। तीसरा पॉइंट, इन्वेस्टमेंट। जैसे हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज ऑफ गुड्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में आता है। उसी तरह गुड्स नहीं खरीद के अगर वहाँ पे एक बिल्डिंग खरीदे, कोई बड़ा सा एसेट्स खरीदे, जैसे अंबानी का होटल अगर है यूएस में, तो वो उसका इन्वेस्टमेंट हुआ। तो वो जो है इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के बाहर कहीं भी, उसके लिए उन्हें जो है फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा, क्योंकि उसी करेंसी में पे करना होगा जिस करेंसी में, जिस कंट्री में वो चीज़ खरीदेंगे, उसी कंट्री के करेंसी में दे हैव टू पे। तो जिस तरह डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आया, उसी तरह सेम पॉइंट यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, इंडिया में पैसा, कोई सपोज बिल गेट्स आया, यहाँ पे एक होटल खरीद लिया, तो फॉरेन एक्सचेंज हमें मिल गया, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया। तो हम साइमल्टेनियसली डिमांड और सप्लाई दोनों क्वेश्चन को कर रहे हैं। चौथा पॉइंट, ग्रांट एंड डोनेशन टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अंबानी अगर कुछ डोनेट किया, सपोज $1 मिलियन यूएस को दिया, तो $1 मिलियन जो है, $1 मिलियन अंबानी ने डिमांड किया, उसको चाहिए, तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज हुआ। उसी तरह बिल गेट्स आके यहाँ डोनेट कर गया $1 मिलियन, तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया। तो पॉइंट सारे जो है वो ऐसे चुना गया है, वो सेम पॉइंट्स होगा, लेकिन हम दोनों जगह लिख सकते हैं, डिमांड या सप्लाई, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगा एग्जाम में, लेकिन हम एक ही क्वेश्चन करेंगे तो जो है दूसरा हमें अपने आप आ जाएगा, लेकिन हम अगर समझ के करेंगे तब। तो ये जो है 3-4 मार्कर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी 3 मार्क या 4 मार्क का आएगा, तो हमें 3 या 4 पॉइंट करना है। तो कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तो हम 4 कंपोनेंट पढ़ेंगे। पहला कंपोनेंट जो है वो है रिसीट फ्रॉम विजिबल्स। विजिबल्स मतलब
उस चीज़ से हम रिसीव कर रहे हैं ट्रेड करके जो दिखाई देता है। तो बेसिकली रिसीट फ्रॉम विजिबल्स में हम कवर करते हैं परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। यहाँ पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है क्योंकि गुड्स जो है वो विजिबल है। तो फॉरेन करेंसी का जो है इनफ्लो या आउटफ्लो, मतलब फॉरेन करेंसी या तो आएगा या जाएगा, तो डिपेंड करता है। अगर हम परचेज करेंगे तो वी हैव टू पे, फॉरेन करेंसी जाएगा। अगर हम सेल करेंगे तो फॉरेन करेंसी आएगा। तो सेल जब करते हैं वो होता है एक्सपोर्ट्स, और जब परचेज करते हैं वो होता है इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो है इसके अंडर आ गया रिसीट फ्रॉम विजिबल्स के अंडर। एक लाइन लिख देंगे, 1 मार्क मिल जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा विजिबल के जगह हम इनविजिबल कर दिए, जो दिखाई नहीं देता लेकिन पैसा आता है। जैसे कि सपोज मैं किसी बच्चे को पढ़ाऊंगा, उसे मैं क्या दिया वो दिखाई नहीं दिया लेकिन उसे फीस पे करना पड़ता है, तो दैट इज़ रिसीट फ्रॉम इनविजिबल्स। मतलब मैं अपना सर्विस दिया जिसके लिए वो मुझे पे कर रहा है। उसी तरह कंट्री भी जो है दूसरे कंट्री को सर्विस दे के वो अर्न करते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा रिसीट फ्रॉम इनविजिबल्स में, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। तो सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा जो है वो हम पहले से डिस्कस कर रखे हैं 1 मार्कर में, दैट इज अनरिक्यूटेड रिसीट्स। ये अनरिक्यूटेड रिसीट्स क्या है, दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर, मतलब वन साइडेड पेमेंट, एक तरफा ट्रांसफर, मतलब दिए बदले में कुछ नहीं लिए। एग्जाम्पल गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, जैसे कोई कंट्री दूसरे कंट्री को, जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इंडिया को पैसा दे देते हैं और वापस नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया एक गरीब कंट्री है, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए अलग अलग सेक्टर को वो आए, घूमे और कुछ डोनेट कर गए। तो ये जो गिफ्ट, रेमिटेंसेस, डोनेशंस या इंश्योरेंस, जो भी चीज़ सर्विस सेक्टर में आता है, ये अनरिक्यूटेड रिसीट्स में पर्टिकुलरली एक तरफा चीज़ आता है, जैसे कि गिफ्ट, रेमिटेंसेस, इंडेमनिटीज, सो ऑन। तो ये एग्जाम्पल याद रखना है और बाकी एक लाइन लिख देना है कि दीज आर यूनिलैटरल ट्रांसफर और वन साइडेड पेमेंट। नेक्स्ट चौथा पॉइंट हमारा कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स जो है कंट्री में, कैपिटल अकाउंट्स का जो है कई सारे कंपोनेंट्स है, तो जिसमें से हम इसके अंदर एक लाइन के लिए लिखना है तो हम सिर्फ बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट में जो है फोकस रखेंगे। तो पैसा कहाँ से आया, बोरो। उधार तो रोज रोज नहीं कर सकते, कोई देगा भी नहीं, मारेंगे उल्टा अगर रोज रोज मांगने पहुँच गए तो इसीलिए ये कैपिटल अकाउंट के अंडर आता है, क्योंकि ये कभी कभार होता है, दिस आर नॉन रिकरिंग इन नेचर। उसी तरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई वॉलमार्ट आके यहाँ पे एक दुकान खोला, तो ये जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यहाँ से पैसा आ जाता है। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है और बोरोइंग्स आता है। ये सब मिला के हम एक लाइन लिख देंगे तो हमारा ये जो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी 3 मार्कर या 4 मार्कर आएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं, एक डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, 2 डिस्टिंक्शंस करेंगे इस वीडियो में। तो 2, 3, 4 मार्कर्स हो गया, या तो डिस्टिंक्शन पूछेंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिस्टिंक्शन है। तो बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड। जो हम डिस्टिंग्विश करेंगे हमेशा की तरह पहले बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखेंगे। तो ये बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन हो गया। पहला पॉइंट हमेशा की तरह डेफिनेशन होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को कंसिडर करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फिर जी और एस लिखा हो, जी एंड एस मीन्स रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस विथ रिगार्ड टू गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल। जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में खाली गुड्स, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होता है, सर्विसेज नहीं होता है। तो ये डेफिनेशन हो गया। अब सेकंड पॉइंट जो है वो है नेचर। तो यहाँ पे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट
और कैपिटल दोनों ट्रांजैक्शन को कंसीडर करते हैं तो हम एक लाइन ये लिख देंगे, इट रिकॉर्ड करेंट एज वेल एज कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेकिन यहाँ पे सिर्फ करेंट होता है, कैपिटल नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, इफेक्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये हमेशा इक्वल होता है। ये इक्वल करने के लिए दो और चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है ऑटोनमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। इनके मदद से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्वल करा दिया जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज इक्वल, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है या तो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा, या तो ज़्यादा आएगा या कम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्कोप। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज दोनों होते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ही बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाता है। इसीलिए इट हैज़ ए वाइड स्कोप और इसका जो है नैरो स्कोप है, क्योंकि इट इज़ इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो ये जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिस्टिंक्शन हुआ। अब और एक डिस्टिंक्शन करेंगे और ये क्लास को ख़त्म करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो ऑटोनमस और एकोमोडेटिंग आइटम क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। इनका डिस्टिंक्शंस कभी आता नहीं है, लेकिन हम डिस्टिंक्शंस की तरह अगर पढ़ लेंगे तो हमारे लिए इजी होगा। तो ये ऑटोनमस आइटम और एकोमोडेटिंग आइटम क्या है हम रिलेट करके पढ़ेंगे, तो इसको डिस्टिंक्शंस की तरह पढ़ेंगे ताकि हमें आसानी से याद रह जाए। तो पहला चीज़, ऑटोनमस आइटम जो है ये क्यों होता है? मेन चीज़ प्रॉफिट के लालच में होता है। सो हियर द कंसिडरेशन इज फॉर प्रॉफिट। लेकिन जो एकोमोडेटिंग आइटम है यहाँ हम लिखेंगे कि प्रॉफिट के कारण नहीं होता है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया, दैट इज फ्री फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट का लालच से फ्री होके किया जाता है। दूसरा चीज़, ये जो है ऑटोनमस आइटम दैट इज द रीजन बिहाइंड द इम्बैलेंस ऑफ बीओपी। इसी के कारण जो है बीओपी इक्वल नहीं होता। लेकिन ये एकोमोडेटिंग क्या है? एकोमोडेट करने के लिए बीओपी को इक्वल करने के लिए, इसीलिए लिखा है रिस्टोर द बीओपी इम्बैलेंस। अगर इम्बैलेंस हो गया ड्यू टू दिस ऑटोनमस आइटम, एकोमोडेटिंग आइटम आके उसे ठीक कर देगा। दे विल रिस्टोर द बीओपी इम्बैलेंस। अब तीसरा पॉइंट, ये जो आइटम है इनको बोलते हैं अबोव द लाइन ऑफ बीओपी। वो अगर अबोव हुआ तो ये बिलो हो गया, तो इनको बोलते हैं बिलो द लाइन ऑफ बीओपी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑटोनमस आइटम जो है ये कंसिडर करते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स। यहाँ पे गुड्स आया बिटवीन डिफरेंट नेशंस, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, गुड्स को कंसिडर करते ही नहीं है, क्योंकि ये तो इक्वल करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व विथ द आरबीआई ठीक करने के लिए अपना ऑफिशियल रिजर्व में जो हेर फेर करता है तो उसे एकोमोडेटिंग आइटम बोलते हैं। सो बीओपी के बारे में जो है आज के लिए इतना ही। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे। तो ये वीडियो अगर पसंद आया इसे लाइक, सब्सक्राइब और थोड़ा स्प्रेड करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिले। और हम जो है और 2 वीडियो करके बीओपी ख़त्म करके बाकी सारा मैक्रो बुक में से जहाँ कुछ भी बचा होगा वो सब देख के फिर एक वीडियो करके ख़त्म कर देंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।